सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम एक साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने देखा होगा कोई भी हम मोशन करते हैं, मान लो हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक जगह पे लेटे रहोगे या बैठे रहोगे तो आप वहीं पे ही बैठे रहोगे, आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ना तो आप मूव कर सकते हो, तब तक ना तो आप रुक सकते हो। ठीक है, अगर आपने मान लो भागना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने कोई भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, आप तब तक करते रहोगे, तब तक करते रहोगे जब तक आपको कोई रोकेगा नहीं, या फिर आपका मन नहीं करे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तब तक आप नहीं रुकोगे, है ना। तो ऐसा ही ये चैप्टर है फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें भी क्या होता है, जैसे मोशन है, कोई भी मोशन हो रहा होता है, कोई बॉडी मूव कर रही होती है, या फिर हम मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, या फिर वो तब तक स्टार्ट नहीं करेगी जब तक कोई उस पर फोर्स लगा के उसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उसको कोई धक्का नहीं मारा जाएगा। तो वैसे ही फोर्स है। तो ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। तो अब फोर्स क्या है? अब लॉ ऑफ मोशन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपका फोर्स भी इसी के अंदर कवर होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम किसी बॉडी को मान लो यहां से यहां ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहां टकरा के यहां कोई हाइट पे जा रही है, ए से बी हाइट पे बॉल रखी हमने एक, उसको यहां से ड्रॉप किया, वो यहां से टकरा के यहां चढ़ रही है, ठीक है, फिर उसको दोबारा ड्रॉप किया, उसको अब इस एंगल पे ड्रॉप किया, फिर उसका एंगल और बढ़ाया, फिर उसका एंगल बिल्कुल इसके साथ कर दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब जब एंगल को हम कम करते जा रहे थे, ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल को कम करते जा रहे थे बॉडी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही थी, और जब एंगल बिल्कुल ही कम कर दिया, जीरो कर दिया, तो बॉडी यहां से ड्रॉप करी हमने, वो चलती जा रही कंटिन्यूस, ठीक है, वो रुक ही नहीं रही है। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या मिला कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं या फिर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो बॉडी ना तो स्टार्ट करेगी ना फिर मूव करेगी। ठीक है, अ बॉडी विल नॉट शो एनी चेंजेस इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट और रेदर अ फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक या तो फोर्स लगाओगे तो मूव करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाओगे तो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट लॉ हमारा क्या बताता है कि अ बॉडी विल remain in motion until force applied। ठीक है, बॉडी तब तक मूव करती रही जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्यों बोलते हैं? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो हमारे को ये बताती है कि किसी बॉडी ने कब कोई चेंजेस शो किए हैं। ठीक है, तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच शोज अस इफ अ बॉडी हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, वो सब कौन बताता है? इनर्शिया से पता लगता है हमारे को। तो इनर्शिया भी कई टाइप का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन है तो क्या बताएगा? मोशन कितना शो किया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो क्या बताएगा कि बॉडी कितनी देर रेस्ट पे रही थी, कब उसने चेंजेस किए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बताएगा कि बॉडी ने कब अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। ओके, तो ये होगा आपका इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जब किसी बॉडी ने कब चेंजेस दिखाने शुरू करे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट लॉ का एग्जांपल। जैसे मैं बताता हूं कि मान लो आपने कोई बॉल ड्रॉप करी, ठीक है, वो बॉल तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उससे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, या फिर कोई आप आगे से रोकोगे नहीं उसको, या फिर घास वगैरह नहीं रोकेगी। आप कहोगे कि ऐसा डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में वैसा एनवायरनमेंट नहीं है।
अगर आप बिल्कुल टाइल के ऊपर भी किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो या बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो वो वहां पे भी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे भी अप्लाई होती है, इसलिए वो बॉडी वहां पे रुक जाती है। एयर का रेजिस्टेंस अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो बॉडी रुक जाती है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होगा, एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगा और जो फोर्स अप्लाइड होगी वो भी बिल्कुल बराबर होगी, तब जाके वो बॉडी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद में आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑलराइट। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी हमने कोई फोर्स लगाई तो वो फोर्स किसके बराबर होगी? वो फोर्स बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब कि आपने इस पे कोई फोर्स लगाई है, ठीक है, तो वो फोर्स कितनी होगी वो क्या बताता है कि हमारे को इसमें कितना, इसके मास और इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम के ऊपर। ठीक है, वो क्या हो गया? आपका फोर्स हो गया। तो ये एक इक्वेशन बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पी से हम क्या मोमेंटम को डिनोट करते हैं। तो फोर्स क्या हो गया? एम वी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब एम वी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एक बॉडी थी, यहां से उसने मूव किया यहां तक, तो यहां पे उसके पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां पे कोई फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो जो मोमेंटम आएगा आपका वो क्या आएगा कि यहां से यहां मूव किया ना उसने, तो कितना चेंज मूव किया है? तो v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं यहां v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो इस कांस्टेंट का साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या आ गया? F इक्वल टू के एम ए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसी से आपको फोर्स पता लग गया कि फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या करता है, कभी मास दे देंगे, एक्सेलरेशन दे देंगे, आपसे फोर्स पूछ लेंगे, फोर्स दे देंगे आपसे, मास और एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका ये कहता है। इसके बाद में आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या फिर एग्जाम्पल बोल दो आप, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या कहते हैं आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी हम कैच पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे कैच आया तो ऐसे जब हम उसको कैच करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। ठीक है, वो पीछे क्यों लेके जाता है? उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे बॉडी दूर से आई आपके पास, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसको वो कम करने के चक्कर में उसकी वेलोसिटी को और डिस्टेंस को और इंक्रीज कर देता है। तो क्या होता है कि फोर्स जो थी वो हमारे हाथ पे कम लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने और बढ़ा दी। ठीक है, और बढ़ाने के बाद टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? फोर्स जो होगी वो कम लगने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स क्या है? ऑटोमेटिकली कम लग रही होगी। ठीक है, तो एक तो हो गया क्रिकेटर बॉल को क्रिकेटर कैचेस बॉल। और क्या हो गया इसका एक हो गया जो आपके बबल वेयर रैप किए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वो नहीं लगे रहते हैं जिनको हम दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबा के आवाज से निकलती है, उसको दबाने में बहुत मजा आता है। कोई भी नई चीज या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेते हैं ज्यादातर उनके ऊपर लगा आता है, बबल रैप बोलते हैं उसको।
ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। उसमें क्या होता है, जब फोर्स लग रही होती है ना तो टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अंदर जो है फोर्स नहीं लग पाती, अंदर वाले पार्टिकल को नुकसान नहीं होता है। ये हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तो हम मूव कैसे कर रहे हैं, क्या हम ही पूरी फोर्स लगा के मूव कर रहे हैं या फिर कोई और फोर्स भी लग रही होती है। तो इससे उनको एक बात पता लगी कि अकेले हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जैसे ही हम चल रहे हैं तो ग्राउंड भी एक ऑपोजिट फोर्स हमारे को लगा के दे रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड जब एक ऑपोजिट फोर्स लगा के दे रहा है, वो हमारे को एक पुश की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे को एक और पुश दे रहा है, तो पुश दे रहा है, उस पुश से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे क्या पता लगता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी हम बोलते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी, तो जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। तो अगर आपने फोर्स लगाई है तो आपको फोर्स मिलेगी भी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये क्या कहता है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अब हमारे को एक प्रॉपर्टी पता लगती है, वो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पहले एक एग्जांपल बताता हूं। इसका एग्जांपल एक तो हो गया वॉकिंग। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जब आप वॉकिंग करते हो तो जो बिल्कुल स्लिपरी सरफेस होता है, जिसपे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, उस पर आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर आपको कोई फोर्स नहीं मिल पाती है, वापस से ना फोर्स कम मिलती है। इसकी वजह से जो आपकी फोर्स थी वो उसको अनबैलेंस कर देती है और आप गिर जाते हो। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अब एक प्रॉपर्टी डिराइव होती है, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जैसे आपने कोई किसी भी बॉडी के ऊपर जो मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी था, वो जब आपने स्टार्ट किया और जब आपने खत्म किया तो वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है आपको। ठीक है, अब ये कैसे आता है, इसकी एक वो है, डेरिवेशन है। जैसे फोर्स आपने लगाई, तो अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो इसकी माइनस होगी। ठीक है, तो जब हम इसको खोलेंगे, फोर्स को क्या खोलते हैं हम, एम ए से खोलते हैं। ठीक है, जब ए को हम खोलेंगे, ए को कैसे खोलेंगे, यू ए माइनस यू ए माइनस वी ए अपॉन टाइम, और यहां पे जब खोलेंगे तो एम माइनस का ये आ जाएगा आपका यू बी, क्योंकि बी से ए पे लग रही है ना, तो यू बी माइनस पी बी। आप इसको कैसे ही कर सकते हो, यू को यहाँ, वी को वहाँ, अपॉन टी। तो जब आप इसको देखोगे तो मास भी क्या है, अलग है। ये मास है ए से बी का, ये है बी से ए का। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे तो क्या होगा, ये टी से तो टी कट गया क्योंकि दोनों इक्वल है। और जब ये इधर आएगा तो ये हो गया एम ए बी यू ए प्लस एम बी ए यू बी, और इधर क्या बचेगा आपका, एम ए बी वी ए, और ये माइनस माइनस से प्लस कर दिया इसको, एम बी ए वी बी। तो आपने क्या देखा, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो अब आपने क्या देखा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब कि जैसे कि अगर आपने एक रॉकेट फायर किया, रॉकेट जो फायर होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे फायर होता है। रॉकेट फायर किया, रॉकेट गया ऊपर, गया रॉकेट, तो जैसे ही जिस मोमेंटम से आपने छोड़ा है रॉकेट को,
वो उसका जो इनिशियल मोमेंटम था जहां से उसको रिलीज किया गया है और जब वो फाइनल मोमेंटम जो उसका था, वो दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है, तभी वो मूव कर पाया। अगर दोनों मोमेंटम डिफरेंट होते तो वो रॉकेट फ्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, रॉकेट जो होता है वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपने गन जो फायर करी है, जैसे हम गन में से बुलेट को फायर करते हैं, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप जैसे फायर कर रहे हो, तो जब आपने फायर किया तो ऐसे आपका कंधा हल्का सा पीछे की तरफ जाता है। जो एनसीसी वगैरह में होंगे उनको पता होगा कि आपका कंधा हल्का पुश करता है, तो पुश करता है ना, वो जैसे पीछे जाता है, तो वो भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। जैसे वो पीछे जा रहा है तो आगे ही फोर्स लगा रहा है उतनी, है ना, आगे फोर्स लगा रहा है तो पीछे भी आपको उतनी फोर्स मिल रही है। तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही है कि आपने फाइनल मोमेंटम और आपका इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने तीनों लॉ डिस्कस कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस कर लिया, इंपल्स डिस्कस कर लिया, फोर्स डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम दो चीज और देखते हैं, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो टाइप की फोर्स होती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वो क्या होती है, अंदर की तरफ लगती है, मतलब कि ऐसे घूमता है ऑब्जेक्ट, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ऐसे घूम रहा है, तो जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है तो अंदर की तरफ फोर्स लगा के जाता है, वो ऐसे 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 ऐसे, ऑलराइट। तो ये होती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और फोर्स कहां लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब दूसरी होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जो बाहर की तरफ लगती है। अगर मान लो मैं इसको घुमाता हूं तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना ये, तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला कहां है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब जैसे इसकी फोर्स एक्सीड करेगी, हाथ में छूट जाएगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें फोर्सेस कहां लग रही हैं, बाहर की तरफ लग रही है, बाहर 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 बाहर। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है -mv²/r। m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, r होगी ये रेडियस, कितनी रेडियस पे थी ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आप याद रखना, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुलते हैं वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से धुलते हैं। आपने कभी देखा हो कपड़ों को मशीन बाहर की तरफ फेंकती है, ड्रायर जब ड्रायर करता है तो कपड़ों को बीच में जगह बच जाती है, ड्राई कपड़े क्या है साइड में चिपक जाते हैं, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स कर लिया हमने, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिए, बस इतना चैप्टर था। इसमें आपको मोमेंटम, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन आते हैं, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और आपसे पूछ लेगा कोई किसी बॉडी एक चीज मिसिंग कर देगा, एक का मास मिस कर देगा या दूसरे का मास मिस कर देगा, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑलराइट। और आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम वगैरह निकालना ही पूछ लेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, ठीक है। और जैसे क्रिकेटर ने बॉल कैच करी तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछता है आपसे, है ना। तो इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर को जितना मैंने कराया इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, और ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। एंड बस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।